एवरीबडी, माई सेल्फ तरुण कपूर। वेलकम टू एजे इम्प्रिंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट 8 केस लॉज को ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच एवरी लॉ एस्पिरेंट मस्ट नो, चाहे आप LLB एंट्रेंस के लिए ही क्यों प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद यू कैन ऑल्सो फॉलो मी माई अदर प्ले लिस्ट ऑन इंडियन पॉलिटी, on legal current affairs exclusively for the LLB entrances, on current affairs which we will cover topic wise on, or we can say the DU LLB previous year polity MCQs, which is very important for your LLB entrances because here we discussed the explanations and other possible questions which can be there in your exam. एंड द अदर 4 बेसिकली द मॉक टेस्ट सीरीज हमने डिस्कस करी हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्ट्रैक्ट की, टॉट की और IPC की। उसके बाद यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन एजे इम्प्रिंट्स बाय तरुण कपूर ऑन फेसबुक पेज, एजे इम्प्रिंट्स ऑन टेलीग्राम। हियर यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन टेलीग्राम ग्रुप एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @ageimprint is the Twitter basically username, and links are given in the description and the comment section. Now we will discuss the first case law. The first case is on the topic of offer and invitation to treat. What is the difference between offer and invitation to treat? Offer means is the final willingness of the offerer या proposer, ठीक है, कि ये चीज़ मैं करूँगा, उसके लिए आप मुझे बाउंड कर सकते हो, ठीक है। मगर समटाइम्स द ऑफरर इज गिविंग ओनली इन्फॉर्मेशन और इज मेकिंग सम स्टेटमेंट रिलेटिंग टू योर थिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसके रिलेटेड, देन वो सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर होता है क्योंकि वो उसके बेसिस के ऊपर आपसे ऑफर की बेसिकली एक्सपेक्टेशन रख रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज सेंडिंग ए कोटेशन भेज रहा है कि मेरी ये चीज़ें हैं वो इतने रुपए की हैं, आप अपनी कंपनी की एक मैगजीन आपके पास भेज रहा है कि आप मेरी कंपनी की ये मशीनें खरीद सकते हैं आपकी फैक्ट्री के लिए। तो वो क्या है, इन्विटेशन टू ट्रीट है, वो एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, उसके बेसिस के ऊपर वो ऐप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मुझे ऑफर करेंगे कि आप मेरी कंपनी की ये पर्टिकुलर मशीनें लेना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ट्रीट। बट इस जो केस में जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड का जो केस है, बेसिकली इस केस में क्या था, इसमें था कि ये एक बेसिकली सेल्फ सर्विस शॉप है मेडिसिन की, जिसके अंदर जो प्लेंटिफ होता है वो आता है और वहाँ पर एक बॉटल को उठाता है और वो कहता है कि आई वांट टू परचेज दिस, मगर जो डिफेंडेंट होता है शॉपकीपर वो उसे मना कर देता है। फिर जो प्लेंटिफ होता है वो कहता है कि ये जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स आपने जो कर रखा है विद द प्राइस टैग, ये आपने ऑफर टू सेल करा है, ये आपका ऑफर है बेचने के लिए, ठीक है, और इसे मैंने उठाकर, इस गुड्स को आपकी शेल्फ से उठाकर मेरा एक्सेप्टेंस है ऑफर का, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट से कैसे मना कर रहे हैं। मगर शॉपकीपर क्या कहता है, डिफेंडेंट क्या कहता है, वो कहता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है बिकॉज ऑफर ही नहीं हुआ है। ऑफर कहाँ से होगा, आपकी तरफ से होगा, ठीक है, ऑफर कहाँ से होगा, आपकी तरफ से होगा, ना कि मेरी तरफ से होगा, ठीक है। ऑफर आपकी तरफ से होगा और एक्सेप्टेंस मेरी मर्जी है कि मैं करूँ तो करूँ या ना तो ना करूँ, ठीक है। आई एम नॉट बाउंड टू मतलब कि एक्सेप्ट योर ऑफर, ठीक है। और इससे जो रिलेटेड कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने भी यही कहा था कि जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स है, चाहे वो शेल्फ में हो चाहे वो मार्केट में बाहर हो, वो सिर्फ बेसिकली इन्विटेशन टू ऑफर होता है, और जो कस्टमर होता है वो सामने से आकर क्या करता है, ऑफ़र करता है शॉपकीपर को, और शॉपकीपर की फिर मर्जी है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। सो इट इज़ मेयरली ए इन्विटेशन टू ट्रीट। और कोर्ट ने साथ साथ में इस केस में ये कहा कि मान लीजिए हर एक चीज़ के अंदर यदि शॉपकीपर ऐसे बाउंड होने लग जाएगा और ये शॉपकीपर का ऑफ़र होने लग जाएगा, तो शॉपकीपर को तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में फंसना पड़ जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाती है, तो हाउ विल द शॉपकीपर विल कीप ऑल द प्रोमिसेस ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ ऑफर, दिस इज मेयरली इन्विटेशन टू ट्रीट, इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड, और इसमें शॉपकीपर जीत जाता है ऑब्वियसली। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं, दैट इज हार्वे वर्सेस फेसी केस। इसमें भी बेसिकली यही होता है। इसमें क्या होता है, 2 पर्सन्स होते हैं, एक होता है बम्पर होल पेन, जो ऑनर, ये बम्पर होल पेन इज़ अ प्रॉपर्टी नेम,
ठीक है। और इसका जो ओनर होता है वो डिफेंडेंट होता है और सामने वाली पार्टी प्लेंटिफ होती है। प्लेंटिफ कौन होती है? जो केस डालती है, जो सू करती है। डिफेंडेंट कहता है नहीं मुझे डिफेंड करना है उससे, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तो जो बम्पर होल पेन का जो प्रॉपर्टी ओनर होता है उसको प्लेंटिफ ऑफर करता है कि मुझे आपकी इस प्रॉपर्टी को खरीदना है, ठीक है। देन जो, और वो किससे, टेलीग्राम से दोनों बातें कर रहे हैं। मगर जो बम्पर होल पेन का जो ओनर होता है वो उसे टेलीग्राम में वापस भेजता है कि जो मेरा प्रॉपर्टी का जो लोएस्ट प्राइस है वो 900 पाउंड रुपये है, ठीक है। उसके बाद जो सामने वाला पर्सन होता है उसका आता है कि मैं एग्री हूँ आपकी प्रॉपर्टी को 900 पाउंड रुपीज़ में ख़रीदने के लिए, ठीक है। मगर जो बम्पर होल पेन का जो ओनर होता है वो उसे मना कर देता है कि मैं इसे 900 रुपये में नहीं बेचना चाहता, ठीक है। मगर जो डिफेंडेंट होता है वो क्या करने लग जाता है, वो उसको केस कर देता है उसके ऊपर कि अब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इसके दिए हुए ऑफर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। इसने मुझे ऑफर दिया कि इसका इतना प्राइस है और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए, अब ये उसे मना कर रहा है, ठीक है। तो कोर्ट यही कहती है कि उसने सिर्फ कोटेशन करा है प्राइसेस का, उसने ये नहीं कि उसने आपको ऑफर नहीं करा है कि आप 900 रुपये में मुझसे खरीद सकते हैं। उसने सिर्फ आपको यही बताया है कि द मिनिमम प्राइस ऑफ माई प्रॉपर्टी इज 900, उसने उससे ऊपर कुछ नहीं कहा है, ठीक है। सो कोटेशन ऑफ प्राइस वॉज नॉट टू बी एन ऑफर, इट वॉज मेयरली एन इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। तो यही था हमारा हार्वे वर्सेस फेसे का केस। देन हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं बेल्फर वर्सेस बेल्फर, दैट इज मिस्टर बेल्फर वर्सेस मिसेस बेल्फर लिखा होता है। ये हस्बैंड वाइफ का केस है। इस केस में पर्टिकुलर क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है वो सेलन के अंदर, जो सेलोन के अंदर जॉब करता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करता है, और वो इंग्लैंड में घूमने गए होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे जॉब पर वापस बुलाया जाता है सेलून में। तो इंग्लैंड में उसे उसकी वाइफ को वहाँ पर रखना पड़ जाता है और वो वहाँ उसको एक शर्त के ऊपर वहाँ छोड़कर आता है इंग्लैंड में कि मैं सेलून जा रहा हूँ, मैं हर महीने तुम्हें 300 पाउंड रुपीज़ कुछ भेज दिया करूँगा, ठीक है। मगर वो अपनी जो ऑब्लिगेशन, अपनी बेसिकली जो उसने उसको जो भी उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में एग्रीमेंट हुआ होता है तो वो उसको पे नहीं करता है और वो उसके लिए उसको अपने हस्बैंड को केस कर देती है कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो कोर्ट यही कहती है कि देखिए आपका बेसिकली एग्रीमेंट तो है ये, बिकॉज ये सोशल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, एग्रीमेंट्स कैन बी सोशल, कैन बी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑल्सो, कैन बी लीगल ऑल्सो। मगर जो ये हम आपका सिर्फ सोशल एग्रीमेंट है, इसके अंदर आपकी कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशंस की, ठीक है। कोई लीगल रिलेशनशिप की कोई बेसिकली आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी। दिस वॉज मेयरली ए बेसिकली हस्बैंड वाइफ अरेंजमेंट, ठीक है। और इसके अंदर आप अपने हस्बैंड को लायबल नहीं बना सकती हैं, ठीक है। इसलिए सर दिस इज़ अ सोशल एग्रीमेंट, यही कोर्ट ने कहा था। तो नेक्स्ट केस हम बात करते हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। देखिए अब ये जो बेसिकली केस है इसमें दो सेक्शंस की बात हम आपको बताएंगे, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अब जब आप सेक्शन 3 को पढ़ेंगे तो उसमें जो शब्द टू सिग्निफाई लिखा है उसका मतलब है कि जो प्रपोजल है उसको कम्युनिकेट करना चाहिए दूसरी पार्टी को, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी दैट द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी, ठीक है। तो सेक्शन 3 का टू सिग्निफाई शब्द क्या कह रहा है। उसके बाद हम बताएंगे आपको सेक्शन 4 का जो क्लोज 1 है वो कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड, ठीक है। कि जो कम्युनिकेशन होता है प्रपोजल का, ऑफर का, वो तब कंप्लीट होता है जब वो जो उस पर्सन की नॉलेज में आ जाता है जो जिसको वो ऑफर दिया गया है, जिसको वो प्रपोजल दिया गया है। तो ये आपको समझ में आए, सेक्शन 3 का टू सिग्निफाई शब्द, तो सेक्शन 4 का क्लोज 1, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में आपको फैक्ट्स के बारे में बताते हैं इस केस के। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त क्या होता है कि जो लालमन शुक्ला होता है वो गौरी दत्त का सर्वेंट होता है और गौरी दत्त का जो नेफ्यू होता है वो बेसिकली गुम हो जाता है, मिस हो जाता है। और जो गौरी दत्त होता है वो अपने सर्वेंट को हरिद्वार भेजता है कि आप मेरे जो भतीजे को ढूंढ कर आओ, नेफ्यू को ढूंढ के आओ। वो उसको ढूंढने निकल जाता है और जब वो उसको ढूंढने निकल जाता है तो उसके पीछे से जो गौरी दत्त होता है वो अनाउंस करता है कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढेगा उसको 501 रुपये का इनाम मिलेगा, ठीक है। मगर क्या होता है कि इसी बीच में जो उसका सर्वेंट होता है वो उसके भतीजे को ढूंढ कर ले आता है, ठीक है। और उसको बाद में पता लगता है कि मेरे मालिक ने 501 रुपये का इनाम करा था, तो वो बाद में केस फाइल कर देता है अपने बेसिकली ओनर के खिलाफ, अपने जो उसका
जिसका वो सर्वेंट होता है, गौरी दत्त के खिलाफ वो केस फाइल कर देता है कि मुझे 501 रुपये दीजिए, ठीक है। सो हेयर क्या, अब ये देखिए अब क्या होता है कि देखिए आप सभी को पता है कि जो गौरी दत्त है वो उसने जनरल ऑफर करा था, ठीक है, उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। और आपको भी पता है कि सेक्शन 8 क्या कहता है कि परफॉर्मेंस आपने कर दी है तो वो आपकी कंसिडरेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मगर इस केस में क्या है बेसिकली कि चाहे इसमें जनरल ऑफर है मगर आपको ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए ऑफ़र की नॉलेज तो होनी चाहिए। बिना नॉलेज के, बिना ऑफ़र के नॉलेज के आप उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। सो हेयर व्हाट वी आर, इधर हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 3 का जो वर्ड टू सिग्निफाई मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी, मगर इस केस में उसके सर्वेंट को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई ऑफ़र भी मार्केट में चल रहा है 501 रुपये के इनाम का, ठीक है। और दूसरी बात, वो एज ए सर्वेंट वहाँ पर गया था, ठीक है, वो उसकी एक बेसिकली वो पहले से ही सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशन में वहाँ पर काम कर रहा था। तो इस चीज़ के लेकर भी कोर्ट ने उसे कहा कि ही वॉज ऑलरेडी अंडर सम सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशन, एज अ सर्वेंट ही वेंट देयर, ठीक है, और इसलिए उसको रिवॉर्ड नहीं मिल सकता है। तो इसमें लिखा है सिंस अ प्लेंटिफ वॉज इग्नोरेंट ऑफ द ऑफर of reward and his act of bringing the lost boy did not amount to acceptance of the offer and therefore he was not entitled to claim the award, ठीक है। So this is the case of basically Lalman Shukla versus Gauri Dutt. Here what we learn is communication of offer is very necessary, ठीक है। और उसका जो प्रपोजल का जो ऑफर है, कम्युनिकेशन है, वो तभी कंप्लीट होगा जब उस पर्सन को उसके बारे में पता लगेगा अंडर सेक्शन 1 क्लोज 1, अंडर सेक्शन 4 क्लोज 1, ठीक है। तो यही था हमारा लालमन शुक्ला। नेक्स्ट हम केस बात करेंगे फेल्ट हाउस वर्सेस बिंदले केस। अब फेल्ट हाउस वर्सेस बिंदले केस में क्या हुआ था, एक अंकल होते हैं और एक नेफ्यू होते हैं। अंकल नेफ्यू के पास एक हॉर्स होता है, बेसिकली उनका कोई बिजनेस होता है नेफ्यू का, वो कहते हैं कि मैंने इस हॉर्स को ख़रीदना है, ठीक है। और अंकल कह देते हैं कि आपका कोई रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब हम समझ लेंगे कि ये जो हॉर्स है वो आपने मुझे बेच दिया है, ठीक है। आपने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया तो हम ऐसा समझ लें कि आपने जो बेसिकली जो मुझे ये चीज़, मेरा जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया है। मगर इसी बीच में क्या होता है कि उसके जो भतीजे होते हैं वो एक ऑक्शन कराते हैं, नीलामी कराते हैं। उस नीलामी वो अपने जो उनका बेसिकली जो भी एजेंट होता है, जो ऑक्शनर होता है, उसको कहते हैं कि इस घोड़े को साइड में रख दीजिए बिकॉज ये मैंने अपने अंकल को देना है। मगर गलती से ऑक्शनर उस घोड़े को बेच देता है, ठीक है। तो अब वो उस बाद में जब अंकल को पता लगता है देन वो ऑक्शनर के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं, ठीक है, कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है और मेरा इसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो ये तुमने कैसे बेच दिया, ठीक है। सो हियर व्हाट वी लर्न इज देयर आर टू preposition in this case कि acceptance of the offer should be made to the offerer himself, ठीक है। कि जो एक्सेप्टेंस होती है ना ऑफर की, वो किसके होती है, वो ऑफरर को होती है या उसके ऑथोराइज्ड एजेंट को होती है, किसी स्ट्रेंजर को नहीं होती, ठीक है। अब इधर मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कि जो उसका भतीजा है उसको जो उसके अंकल ने ऑफ़र करा था कि मैं तुम्हारे हॉर्स को ख़रीदना चाहता हूँ, वो उसकी भतीजे की ड्यूटी थी, या भतीजा किसको एक्सेप्ट कर सकता है, वो सिर्फ उस अंकल को कह सकता है कि मैंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, या उसके ऑथराइज एजेंट को, ना कि वो ऑक्शनर को कहेगा कि साइड में लगा दीजिए। तो हेयर लो जो है वो यही कहेगी, तो एक्सेप्टेंस तो यहाँ पर हुआ ही नहीं, तो अंकल की प्रॉपर्टी कहाँ से हो गई। कोर्ट ने यही कहा कि एक्सेप्टेंस तब होता जब आपका भतीजा आपको मैसेज कर या आपको बताता कि ये चीज़ मैंने आपकी एक्सेप्ट कर ली है, ना कि ऑक्शनर को बता के, ठीक है। और दूसरी बात, जो ऑफर है वो, अब ये ऑफर, ये इम्पोजिशन, ये बाइंडिंग नहीं डालता बेसिकली सामने वाली पार्टी के ऊपर। ऑफरर सामने वाली पार्टी को ये नहीं कह सकता कि तुम्हें मुझे रिप्लाई देना ही देना है, और या तुम रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं उसे यस मान लूँगा। हेयर ऑफरर कैन नॉट इम्पोज अपॉन द ऑफरी द बर्डन ऑफ रिफ्यूज़ल और ड्यूटी टू रिप्लाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको रिप्लाई करेगा ही करेगा, ठीक है। सो हेयर व्हाट वी लर्न कि कैन ए पर्सन साइलेंस बी कंसीडर्ड एक्सेप्टेंस? नो, दिस इज़ नॉट वैलिड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। कि साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड, ठीक है, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड, दिस इज। सो यही थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट केसेस। उसके बाद जो 3 केसेस रह चुके हैं हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एंड I need your support. Please do like, share and comment the videos, and do not forget to subscribe the channel
and hit the bell icon so that you can get the notification automatically. Thank you so much.